गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज के सेशन के लिए आप लोग जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। तो ये जो आप लोग का सेशन है टेस्ट सीरीज टाइप का ही है, एनटीपीसी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मेनली ये देखिए तो सारे एग्जाम के लिए जिसमें मैथ पूछता है, जैसे आपका एनटीपीसी में मैथ का 30 क्वेश्चन रहता है, और एएलपी की बात कीजिएगा तो एएलपी में 20 क्वेश्चन और ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन रहता है। तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए आप लोग को क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एम और एन एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एम जो है 15 दिन में पूरा करता है और एन जो है कितना दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है। कह रहा है कि वो काम एक साथ आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद एन को जाना पड़ता है और एम जो है अकेला काम पूरा करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में किया गया। देखिए आपका क्वेश्चन है कि एम है और एन है। आपका एम जो है 15 दिन में पूरा करता है और एन जो है 10 दिन में पूरा करता है। ये आपका डे दिया हुआ है। सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें टोटल वर्क पे जाएंगे। आपका टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 15 का और 10 का आप एलसीएम निकालोगे तो आप कहोगे कि एलसीएम होता है 30, यानी आपका टोटल वर्क 30 यूनिट है। 30 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 30 को चेयर बनाना है या 30 क्वेश्चन सोल्व करना है। और मान लीजिए कि एम जो है 30 क्वेश्चन को 15 दिन में सोल्व करता है, तो एक दिन में कितना क्वेश्चन सोल्व करेगा, आप कहोगे बाबू 15 दूनी 30, यानी एक दिन में 20 यूनिट काम होगा। और एन जो है 10 दिन में पूरा काम करता है, यानी कि 30 यूनिट काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। और एक दिन में जो काम होता है, ठीक है, एक दिन इस क्वेश्चन में आपका दिन में दिया हुआ है, तो दिन अगर घंटा में दिया रहता तो 1 घंटा, और अगर सेकंड में दिया रहता तो 1 सेकंड। यानी कहने का मतलब कि पर यूनिट जो काम होता है उसी को हम क्षमता बोलते हैं। यानी एम का आपका क्षमता हो गया 2 और एन का क्षमता कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए इसको हम लाइन पे समझाते हैं, बेसिक से आते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वे दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, यानी एम और एन एक साथ काम स्टार्ट करता है। और कितना दिन तक काम करता है, 2 दिन तक काम करता है। 2 दिन तक बाबू ये दोनों काम करता है। क्लियर है। और इसके बाद कह रहा है कि एम को 2 दिनों के बाद क्या कर रहा है, एन जो है जाना पड़ता है, यानी 2 दिन काम करने के बाद एन जो है छोड़ देता है और एम जो है अकेला काम करता है। आप यहां पे कहोगे कि एक दिन अगर एम काम करता है तो 2 यूनिट काम करता है और एन जो है 3 यूनिट काम करता है, यानी कि दोनों मिल करके 2 और 1 3, यानी 5 यूनिट काम करता है एक दिन में। तो 2 दिन में कितना काम होगा, तो 2 दिन में आप कहोगे कि 10 काम हो गया। टोटल काम कितना था, 30 यूनिट काम था। तो शेष कितना बचा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आपका टोटल 30 यूनिट काम था और 10 यूनिट काम यहां पे हो गया, तो शेष आपका बचा कितना काम, आप कहोगे कि 20 यूनिट काम बचा। और 20 यूनिट काम को अकेले एम करेगा और एम का इफिशियंसी कितना है, एम का इफिशियंसी है 2 यूनिट। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे, आपका वर्क है टोटल 20 यूनिट और 2 से डिवाइड करेंगे यानी इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना बचेगा, आएगा 10, यानी 10 दिन लगेगा शेष काम को करने में एम को। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में किया गया। यहां से लेकर के यहां तक 10 दिन हो रहा है और ये 2 दिन, यानी टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ, 12 दिन। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि एम को अकेले काम करने में कितना दिन टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर देते 10 दिन। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में किया, तो पूरा काम देखिए 10 दिन यहां लगा और पहले 2 दिन लगा था, यानी 10 और 2 12 दिन हुआ। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 दिन। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या कितनी है, 48 है, और इसकी पैरों की संख्या 140 है, तो गायों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि कुछ मुर्गी और कुछ गाय है और टोटल आपका सिरों की संख्या कितनी है, 48 है, और इसको पैरों की संख्या 140 है, तो कह रहा है कि गायों की संख्या कितनी है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोग बेसिक से बनाते थे, तो आप लोग क्या करते थे कि मुर्गी की संख्या आप लोग x मान लेते थे,
और गाय की संख्या कितना मान लेते थे, y मान लेते थे। तो आप कहोगे कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पे टोटल सिरों की संख्या कितनी है, 48 है, और कह रहा है कि पैरों की संख्या 140 है। तो एक मुर्गी का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है। तो x मुर्गी है तो 2x पैर हो जाएगा। उसी तरह से आप कहोगे कि y गाय है तो और एक गाय का 4 लेग होता है तो 4y, तो टोटल लेके कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4y का वैल्यू दिया हुआ है आपका 140। यहाँ पे आपका 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल x और y दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो हम आते हैं शॉर्टकट पे। देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। आपका टोटल कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, टोटल जीरो की संख्या 48 है, ठीक है। टोटल जीरो की संख्या कितनी है बाबू, 48 है, यानी टोटल जानवर कितना है, 48 है, जिसमें से कुछ मुर्गी है और कुछ गाय है, हेन है और ये काऊ है। और हेन का कितना लेग होता है, 2 लेग होता है, और काऊ यानी गाय का कितना लेग होता है, 4 लेग होता है। तो 4 को हम लिखेंगे 2 + 2। हम ये मान लेते हैं कि टोटल का टोटल मुर्गी ही है। तो टोटल का टोटल अगर मुर्गी है तो सारे जानवर का कितना लेग होगा, 2 लेग होगा। तो टोटल लेग कितना हो जाएगा, टोटल जानवर आपका 48 है, और सारे जानवर का अगर 2 लेग है तो टोटल लेग की संख्या कितने हो जाएगा, पैरों की संख्या हो जाएगा 48 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 96। बट आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरों की संख्या कितनी है, 140 है, पैरों की संख्या 140 है। तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया आपका 44, ठीक है। दोनों पैरों की संख्या कितनी है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 44 आ गया। तो आपका 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22, यानी आपका गाय का संख्या कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ पे मुर्गी की संख्या 48 में से आप 22 घटाइएगा तो 26 आ जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गायों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22, यानी ए नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और उसे 8% लाभ प्राप्त करने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना होगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितना छूट देता है बाबू, 10% का छूट दे रहा है, और इसके बाद भी उसको कितना का लाभ हो रहा है, 8% का बेनिफिट हो रहा है। तो आपका ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना होगा। तो आपका देखिए छूट जो होता है, डिस्काउंट जो होता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर यानी मार्किंग प्राइस पे, आपका मार्क्स प्राइस पे दिया जाता है। तो अगर आपका अंकित मूल्य अगर 100 है तो 10% का छूट दे रहा है, यानी कितना में दे रहा है, 90% में दे रहा है। तो अंकित मूल्य का 90%, 90/100, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, एसपी बराबर एसपी। तो आपका अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य पे 10% का छूट दे रहा है, यानी कि बेच कितना में रहा है, 90% पे, यानी एमपी का 90% ये बराबर होगा, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 8% का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट जो होता है हमेशा सीपी पे होता है, यानी क्रय मूल्य पे होता है, और आपका सीपी अगर है तो 8% का लाभ हो रहा है, यानी 108/100 पे बेच रहा है, 108% पे बेच रहा है। तो अब देखिए यहां पे 100 से 100 आपका कट जाएगा, तो MP/CP आप रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 108/90। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना % अधिक रखना होगा। कह रहा है कि 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना पड़ेगा। यहां पे आपका अंकित मूल्य है 108 और सीपी कितना है, क्रय मूल्य है 90। तो कितना अधिक है बाबू, तो आप कहोगे कि 18 अधिक है। और किस पे अधिक रखना पड़ा, अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 18 अधिक है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे, तो 18/90, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका देखिए कितना होगा, यहां 0 से 0 काट देंगे और 9 दूनी 18, यानी कि आपका 20% आंसर होगा। आपका राइट आंसर बी नंबर 20% होगा। आप इसको नोट कीजिएगा।
देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मिस्टर मोरे का पिछले वर्ष के वेतन वर्ष 96 से 1996 में 30% की वृद्धि होती है और पुनः वर्ष 1997 में उसके वेतन में 50% की बढ़ोतरी होती है, तो वर्ष 1995 से 97 में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि ए बी फार्मूला से बनाते हैं। ए बी फार्मूला कहता है कि ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100, और यहाँ पे ए का वैल्यू रखेंगे कितना 30 और बी का वैल्यू कितना रखेंगे 50 रखेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 30 प्लस 50 प्लस 30 इंटू 50 बाई 100। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 50 30 80 और ये 15 यानी कि 95 आपका हो गया। यानी ओवरऑल इंक्रीज कितना होगा, ओवरऑल इंक्रीज आपका हो गया 95%। कह रहा है कि 95 से लेकर 1997 में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, तो 95% वृद्धि होगा। इसको नोट कीजिएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम रेशियो से भी बना सकते हैं। अगर इसको दूसरे मेथड से बनाइएगा तो देखिए आप कहिएगा कि 30% का वैल्यू कितना होता है, 30% का वैल्यू ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में आप तोड़िएगा तो कितना होगा 30 बाई 100, परसेंटेज हटाइएगा तो बाई 100 होगा यानी कि 3 बाई 10, और 50% को फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 50% यानी 50 बाई 100 यानी 1 बाई 2 हो गया। यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। यानी कि पहले आपका 10 था वेतन तो 3 इंक्रीज हो रहा है और 2 से 1 इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं कि 10 से 3 इंक्रीज होगा यानी 13, और इधर कितना हो जाएगा, पहले 2 यूनिट था तो 1 इंक्रीज यानी कि 3। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा 95। तो यहां पे 10 इधर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 20 से 13 39 यानी कि 95 में 1995 में इसका वेतन 20 था तो 97 में कितना हो जाएगा 39 हो गया। तो कितना इंक्रीज किया, तो आप कहोगे कि 19 इंक्रीज किया, ठीक है। कितना पर परसेंटेज निकालने के लिए 20 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 मंथ में कटेगा और 19 पाँच कितना हो जाएगा 95, यानी 95% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, 10% का कमी किया गया और उसके कम किए गए वेतन को कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो देखिए 10% और 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना 10 बाई 100 यानी कि 1 बाई 10 होगा। क्लियर है। तो कह रहा है कि कमी किया है, कमी किया यहां पे कह रहा है कि 10% की कमी की गई, यानी कि पहले उसका वेतन 10 था तो 1 का कमी किया गया यानी कि 10 से इसका वेतन कितना हो गया 9। तो पहले इसका वेतन था 10 यूनिट और अब हो गया 9। तो कह रहा है कि 9 से फिर 10 करने के लिए कितना इंक्रीज करना होगा। तो देखिए 9 से 10 करने के लिए 1 का इंक्रीज करना होगा और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे। और आप लोगों को पता है कि 1/9 क्या है फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना होगा 11 से 1/9%, या आपको पता नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100/9 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 11 से ही 1/9%, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा इसको। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा। कह रहा है कि एक नाविक धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी 3 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मैं बताता हूं कि हम मान लेते हैं कि नाव की गति जो है, देखिए इसको हम डायरेक्ट भी आपको सिखाएंगे। पहले नाव की गति जो है कितना है, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव का गति ये है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का जो गति है ये हम मान लेते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है यहां पे। इसके बाद हम क्या करेंगे,
तो नाव का गति है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के साथ आपका गति हो जाएगा x प्लस वाई, और धारा के विपरीत अगर नाव चलेगा तो उसका गति हो जाएगा x माइनस वाई। देखिए दोनों ही केस में कह रहा है कि 2 घंटा में धारा की दिशा में तय करता है, और सेम डिस्टेंस धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा में तय करता है। तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, तो डिस्टेंस धारा की दिशा में जितना डिस्टेंस तय कर रहा है वही डिस्टेंस तय कर रहा है धारा के विपरीत दिशा में। तो आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो आपका ये तो आपका धारा की दिशा में गति हो गया x प्लस वाई, और धारा के विपरीत अगर नाव चलता है तो x माइनस वाई गति हो गया। और आपका टाइमिंग कितना ले रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है तो 2 घंटा ले रहा है, और धारा के विपरीत जा रहा है तो कितना टाइमिंग ले रहा है, 3 घंटा ले रहा है। तो देखिए ना, गति इंटू टाइम किए तो डिस्टेंस हो गया दूरी, और इधर भी गति इंटू टाइम कर दिए तो आपका दूरी हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे x प्लस वाई और बटा में x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, इसको हम नीचे कर दिए तो आपका हो गया 3/2। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहां से देखिए डायरेक्ट आप लोग को पता होगा कंपोनेंडो एंड डिमिनेंडो, तो आप कहिएगा कि x बाई वाई यहां से निकाल लीजिएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये डायरेक्ट आप कैसे लिखिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं, कंपोनेंडो एंड डिमिनेंडो आप पढ़े होंगे। तो देखिए कंपोनेंडो एंड डिमिनेंडो अगर a बाई बी बराबर c बाई डी है, तो यहाँ पे अगर आप कंपोनेंडो एंड डिमिनेंडो लगाइएगा तो ये आपका कहता है कि ऊपर में दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि a प्लस बी और नीचे में a माइनस बी। क्लियर है। उसी तरह से राइट हैंड साइड में करेंगे कि c प्लस डी और बटा में c माइनस डी। ये कंपोनेंडो एंड डिमिनेंडो लगा दिए। एक बार फिर से हम कंपोनेंडो एंड डिमिनेंडो इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी में अगर हम ऐड कर देते हैं e वाला नीचे वाला टर्म को, यानी a माइनस बी को, और नीचे में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं। तो देखिए a प्लस बी और घटाइएगा तो माइनस a प्लस बी कर देते हैं इसको। ठीक है, माइनस करेंगे तो उसी तरह से राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि c प्लस डी और बटा में क्या करते हैं, ऐड करेंगे तो c माइनस डी, और यहाँ पे घटाएंगे नीचे में तो c प्लस डी माइनस c प्लस डी। ठीक है, प्लस डी। तो देखिए यहाँ पे b से b कट जाएगा और यहाँ पे a और a कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2a और बाई 2b बचा, 2 और 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यही वाला आएगा a बाई बी। और उसी तरह से राइट हैंड साइड में देखिए d से d कट जाएगा और यहाँ पे c से c कट जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 2c और नीचे में हो जाएगा 2d, और 2 काटिएगा तो क्या हो जाएगा, c बाई डी हो जाएगा। तो यही चीज आएगा। फिर कंपोनेंडो एंड डिमिनेंडो लगाइएगा तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कि ये चीज याद रखिएगा कि इसमें कंपोनेंडो एंड डिमिनेंडो लगाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, x बाई वाई बराबर 3 और 2 को जोड़ दीजिएगा 5, और नीचे में क्या कीजिएगा 3 माइनस 2 घटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति यानी y का वैल्यू कितना है, 4 है, तो आप कहिएगा x बाई 4 बराबर 5/1। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 5 का 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नाव की गति कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग। ठीक है, आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल की 3 टैंकर ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटा में भरा जा सकता है, यानी तीनों मिल रहा है ए, बी और सी, तो तीनों मिलकर कितना घंटा में भर रहा है, 10 घंटा में भर रहा है। टैंकर सी टैंकर बी से दुगना तेज है और टैंकर बी जो है ए से दुगना तेज है। तो देखिए यहाँ पे ए, बी और सी, तो यहाँ पे इफिशियंसी दिया हुआ है कि बी जो है टैंकर ए से दुगना है। अगर ए का इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दुगना है। इसके बाद कह रहा है कि सी जो है बी से दुगना है, तो बी को हम 2 माने तो सी को कितना मान लेंगे, इसका 2 यानी कि 4। ये तीनों का इफिशियंसी हो गया यानी कि क्षमता हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी, सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जा सकता है, तो टोटल कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, टोटल कैपेसिटी, टैंक का टोटल कैपेसिटी आप लोगों को पता होगा कि इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। टोटल कैपेसिटी बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो तीनों मिल करके तीनों का इफिशियंसी कितना है, 4 और 2 6 और 1 7 इफिशियंसी है, और टाइम लगा रहा है कितना, 10 घंटा का टाइम लगा रहा है, यानी कि 70 जो है 70 यूनिट आपका टैंक का
कैपेसिटी है। तो कह रहा है कि स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए को कितना टाइम लगेगा, तो टोटल कैपेसिटी यानी कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे ए की इफिशियंसी से। ए का इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट है, तो आपका आ जाएगा 70 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी संख्या को 114 से भाग दिया देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 21। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस संख्या को 19 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या हो। ठीक है, इसका ट्रिक होता है कि जो शेषफल आया 21, कह रहा है कि 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो 19 को हम क्या करेंगे, 21 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 2। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए एज का ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान एज से तिगुना है। तो मान लीजिए कि एक पिता है और एक बेटा है। ठीक है, ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान एज का तिगुना है। अगर पुत्र का 1 यूनिट है तो फादर का कितना है, 3 यूनिट है। यहां पे कह रहा है कि 5 साल के बाद ये जो एज दिया हुआ है ये वर्तमान एज है, क्लियर है। और कह रहा है कि 5 साल के बाद 5 साल के बाद मेरी एज मेरे पुत्र के एज की 2.5 गुनी हो जा रही है। यानी कि अगर बेटा का एज 1 यूनिट है तो बाप का एज कितना हो जा रहा है, 2.5 गुनी, यानी 2 सही 1/2। तो इसको तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, 1 5/2 इसको लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2। ठीक है, 5/2, इसको रेशियो में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5:2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5:2 इधर। अब देखिए रेशियो को सेम करने के लिए इसको हम हटा देते हैं। रेशियो को सेम करने के लिए यहाँ 3 से 2 5 हो रहा है, यानी 2 इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से 1 से कितना 2 हो रहा है, यानी कितना इंक्रीज कर रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, और ये इधर का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। इसमें हम क्या करेंगे ना कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि देखिए ये फादर है, ये सन है, बेटा है मान लीजिए। तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 के 9, और यहां पे हो जाएगा 3। उसी तरह से 5 साल के बाद रेशियो कितना हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूनी 10, और ये 4। अब देखिए 1 इंक्रीज कर रहा है इधर, अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 9 से 10, और इधर 3 से 4, यानी 1 बढ़ रहा है। और इधर देखिए वर्तमान एज था और इधर 5 साल के बाद एज था, क्लियर है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेरी वर्तमान एज क्या होगी, यानी फादर की वर्तमान एज क्या होगी। तो फादर की वर्तमान एज क्या है, ये वर्तमान एज का अनुपात था 9 और 3, तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9 × 5 = 45, यानी पिता का एज कितना हो जाएगा 45 वर्ष, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नोट कीजिएगा इसको। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर और एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। देखिए यहां से चोर जो है चोरी करके भाग रहा है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए कि चोर है और यहां पे पुलिस इसको देख रहा है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बाबू, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर का। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस जो है चोर से ज्यादा तेजी से भागेगा तभी तो ये पुलिस जो है चोर को पकड़ पाएगा। तो चोर यहाँ पे देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है और पुलिसकर्मी कितना प्रति घंटा से भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 2 किलोमीटर वो आगे निकल रहा है उसको पकड़ने के लिए। तो कह रहा है कि पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। तो देखिए यहां पर 200 मीटर का बीच का डिस्टेंस है दोनों का, यहां पे चोर है और यहां पे पुलिस है।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब पुलिस जो है चोर को पकड़ रहा है तो उतना देर में चोर जो है कितना आगे और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, तो टाइमिंग पहले निकालते हैं हम कि कितना टाइम लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे कि टाइम कैसे निकालते हो, टाइम डिस्टेंस और बटा में रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर है। तो आप कहोगे कि टाइम कितना है बाबू, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका है 200 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी कहने का मतलब कि इस डायरेक्शन में चोर भाग रहा है और पुलिस भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है। अगर ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के भाग रहा है हिसाब से, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहा है तो दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, क्लियर है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में भागता तो दोनों को ऐड करते हैं, क्लियर है। तो आप सेम डायरेक्शन में भाग रहा है तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 हो जाएगा। आपका रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो कि ये दिया हुआ है मीटर में, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, और ये जो आया किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो सबसे पहला काम तो मेरा होगा कि यूनिट सेम करना है। तो यूनिट सेम करने के लिए इसको हम मीटर में ही छोड़ देते हैं, 200 मीटर में दिया हुआ है और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, आप 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हमको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, और मीटर प्रति घंटा ऐसी सेकंड में है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना रहता है। तो 18/5 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 5/18 से, क्लियर है। तो अब देखिए क्या करते हैं, 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएगा और ये 18 ऊपर जाएगा तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, यानी 360 सेकंड में आएगा ये, क्लियर है। यानी कि 360 सेकंड के बाद क्या होगा कि पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। लेकिन क्वेश्चन में टाइमिंग नहीं पूछ रहा है कि कितना देर के बाद पकड़ लेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितना दूरी ट्रैवल कर लेता। अगर सिर्फ टाइम पूछता कि कितने देर में पकड़ लेगा तो आपका डायरेक्ट आंसर होता है 360 सेकंड। देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, देखिए डिस्टेंस फिर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से। तो टाइम कितना ले रहा है, 360 सेकंड में ही है, और इसका जो है चोर का कितना है, वेलोसिटी कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और आपका आंसर किस में है, मीटर में है। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो कटेगा उसको कटाते हैं, 18 दूनी 36, यहाँ 20 हो जाएगा, 8 5 40 और 2 800 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 800 मीटर। इसको नोट कीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, ये मिल्क है और ये वाटर है। अनुपात कितना दिया हुआ बाबू, आपका 2:1 दिया हुआ है। 2 और 1 3 यूनिट का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल कितना है, 60 लीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, यानी मिल्क 2 के यूनिट में है तो वाटर कितना है, 1 यूनिट में है, और टोटल कितना लीटर है, 60 लीटर। तो 3 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू कितना, 20। यानी आप कहोगे कि आपका मिल्क कितना है, 20, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 लीटर, और वाटर कितना हो जाएगा, 20 लीटर। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इस मिश्रण में 30 लीटर दूध और 50 लीटर पानी मिलाने के बाद, तो दूध कितना पहले था, 40 लीटर, और इसमें कितना दूध मिलाया जा रहा है, 50 लीटर। सॉरी, 30 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, ठीक है। देखिए पहले था 40 लीटर आपका दूध,
40 लीटर दूध और पानी कितना 20 लीटर, बाद में क्या कर रहा है 30 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, 30 लीटर दूध मिलाया जा रहा है और पानी कितना मिलाया जा रहा है 50 लीटर मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा दूध 40 और 30 70 लीटर और पानी भी कितना हो जाएगा 20 और 50 70 लीटर, यानी अनुपात कितना हो जाएगा बाबू 1:1। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिलाने के बाद मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1:1 राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है 25%, 20% और 10% के क्रमिक बटों का समतुल्य एक अकेला बटा क्या है। मतलब पहला डिस्काउंट है आपका 25%, दूसरा डिस्काउंट है 20% और तीसरा डिस्काउंट कितना है 10% का डिस्काउंट है। तो देखिए रेशियो से इसको बनाएंगे तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना होता है 25/100 करेंगे तो 1/4 होगा। क्लियर है। और उसी तरह से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो 20/100 यानी कि 1/5 और 10% को हम लिखेंगे फ्रैक्शन में तो 10%, 10/100 यानी कि 1/10। देखिए 4 में एक डिस्काउंट मतलब एक का डिस्काउंट यानी 4 से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से 5 से एक घटेगा तो 5 से 4 और 10 से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 से 9। अब देखिए इधर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर का इधर मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। और जो देखिए कटने वाला रहेगा तो हम काटेंगे भी, यहाँ 4 से 4 काट दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा 50 और इधर कितना हो जाएगा 27, यानी पहले 50 था। ठीक है, तो डिस्काउंट होने के बाद कितना हो जाएगा 27। देखिए ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, 50 से 27 हुआ है, इसका मतलब कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 2 4 54। तो आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा 100 से 54 हुआ यानी डिस्काउंट कितना हो जाएगा 100 में से 54 घटा दीजिएगा तो 46%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि बहुपद 5x² - 7x + 2 के शून्य देखिए हल होता है इसको, जैसे कि मान लीजिए कि ax² + bx + c आपका जनरल है। ठीक है, द्विघात समीकरण x का मैक्सिमम पावर कितना है बाबू आपका 2 है, तो इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, बराबर 0। तो इसका 2 मूल होता है, अल्फा और बीटा अगर 2 मूल होता है तो आप कहिएगा कि सम ऑफ रूट्स भी इसको बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स का वैल्यू होता है -b/a और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a होता है। तो आपका देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5x² - 7x + 2 कि शून्य अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, शून्य को ही रूट्स बोलते हैं, तो इसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। व्युत्क्रम का योग मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा 2 रूट्स है तो इसका व्युत्क्रम का योग यानी 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा और बीटा यहाँ पे आएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी ऊपर में आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए और नीचे में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दीजिए। तो हमने आपको अभी बताया कि जनरलाइज जो होता है ax² + bx + c = 0 है और अल्फा और बीटा 2 रूट से दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए कि सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा -b/a होता है, तो माइनस ऑफ माइनस यानी 7 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा आपका इसका। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू होता है c/a, तो c का वैल्यू आपका 2 है और a का वैल्यू कितना है 5 है, तो 2/5 हो जाएगा आपका 2/5। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, अल्फा और बीटा की जगह पे कितना रखिएगा 7/5 और नीचे में रख दीजिएगा 2/5, अगर ऊपर जाएगा तो 5/2 कर दीजिएगा। क्लियर है यहाँ पे, तो आपका 5 से 5 कटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 7/2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका कि अल्फा ए बाई बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बाई बी का वैल्यू दिया हुआ 1/3। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5a माइनस बी और 5a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो देखिए कभी भी रेशियो जो होता है वो परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये चीज आप लोगों को दिमाग में होगा कि ये नहीं कह सकते कि a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 3 है, लेकिन हम यहाँ पे 5a माइनस बी और 5a बटा में 5a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, तो हम a का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं और b का वैल्यू 3 मान लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर एक देखिए एक कोई यूनिट होता है, अगर a का वैल्यू x और b का वैल्यू 3x मान लेते हैं, तो x और x नीचे और ऊपर दोनों में है, अंश में भी और हर में भी, तो दोनों कट जाएगा। इससे इजी अच्छा है कि a का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं और b का वैल्यू कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू पुट कीजिएगा और b का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3, और नीचे में कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 घटेगा तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3 8, यानी कि 1/4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/4। देखिए इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954 रुपया है, तो वह धनराशि कितनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 2 साल का 900 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 954 है। अच्छा हमको ये चीज बताइए कि ये पहला साल है और ये दूसरा साल। साधारण ब्याज क्या होता है कि अगर 3 साल भी है तो तीनों साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। कहने का मतलब कि अगर साधारण ब्याज 2 साल का 900 रुपया है तो पहले साल आपका 450 रुपया हुआ होगा और दूसरे साल का साधारण ब्याज क्या होगा 450 रुपया। अगर तीसरे साल का भी साधारण ब्याज अगर कोई पूछे इसमें तो 450 रुपया ही होगा। तो 2 साल का आपका साधारण ब्याज कह रहा है कि 900 रुपया है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपया हुआ। तो ये 54 रुपया जो ज्यादा आया, पहले साल का ब्याज होगा, देखिए पहले साल का ब्याज 450 रुपया और दूसरे साल का साधारण ब्याज भी 450 रुपया। अगर तीसरे साल भी होता तो उसका साधारण ब्याज 450 रुपया होता, लेकिन ये जो 54 रुपया बढ़ा किसके कारण बढ़ गया, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का ये जो ब्याज था 450 उसके कारण ये 54 रुपया बढ़ गया। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R% लग रहा था तो 450 का अगर हम R% निकालते हैं ये 54 के बराबर होगा। ये जो 54 रुपया, मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाता हूं कि ये जो 54 रुपया एक्स्ट्रा मिला ये पहले साल के ब्याज के कारण मिला, यानी 450 का R% 54% होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ के R का वैल्यू हम निकाल देंगे तो R इक्वल टू, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 54 इंटू 100 और बटा में 45। देखिए इसको काटते हैं तो 9 छौक 54 और 9 पचे 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 के 20। ठीक है, 6 दूनी 12% आ गया यहाँ पे। ठीक है, 12% आपका आंसर हो गया। आर का वैल्यू आपका 12% हो रहा, तो कह रहा है कि धनराशि कितनी है। तो देखिए धनराशि निकालने के लिए अगर ये पी धनराशि है तो पी का 12% 12/100 ये आपका आया होगा 450 रुपया। तो 450, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 450 इंटू 100/12 कीजिएगा, इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3750। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। यहां पे 450 था। ठीक है, यहां पे ब्याज निकाले हैं जो ये 54 रुपया जो ब्याज आया है कितना का है 450 का, तो यहां पे 450 होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 450, यहाँ पे एक जीरो होगा तभी 12% यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए किसी काम को 4 घंटा में, बी और सी मिलकर 3 घंटा में और ए और सी मिलकर 2 घंटा में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितना समय में पूरा करेगा। देखिए ए जो है काम को कितना दिन में कर रहा है 4 घंटा में कर रहा है,
और बी और सी मिलकर के कितना घंटा में कर रहा है, तो आप कहिएगा कि 3 घंटा में कर रहा है। और ए और सी मिलकर के कितना घंटा में, ए और सी मिलकर कितना घंटा में कर रहा है, तो 2 घंटा में कर रहा है। ये आपका दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले बताया कि आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 4, 3 और 2 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 यूनिट, यानी टोटल आपका वर्क कितना है 12 यूनिट है। इसके बाद ए का क्षमता और बी और सी का क्षमता और ए और सी का क्षमता। क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षमता निकालने के लिए आप टोटल वर्क को, इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं किससे, टाइम से, यानी कि डे से या टाइम जो भी है। अगर इस क्वेश्चन में आपको घंटा में दिया हुआ है तो घंटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है, टाइम से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ए का क्षमता कितना हो जाएगा 12/4 यानी कि 3, और बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा 12/3 यानी कि 4, और ए प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी टाइमिंग निकालना है बी का। तो बी का टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी का टाइमिंग निकालने के लिए टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे बी के इफिशियंसी से, इफिशियंसी ऑफ बी। तो टोटल वर्क आपका कितना है 12 और बी का इफिशियंसी कितना है, देखिए यहाँ पे ए का इफिशियंसी है 3 और बी प्लस सी का इफिशियंसी है 4, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 आपका हो जाएगा। 7 किसका इफिशियंसी होगा, ए बी सी का, क्लियर है। और यहाँ पे ए प्लस सी का इफिशियंसी है 6 यूनिट, यानी ए बी सी में से अगर घटाएंगे ए और सी तो बी का इफिशियंसी निकल जाएगा, यानी 7 - 6 यानी कि 1 इफिशियंसी होगा किसका, बी का। तो आपका टाइमिंग लगेगा बी को कितना 12 घंटा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नोट कीजिएगा जल्दी से। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 20 केजी स्प्रिट और पानी का एक मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर के 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए मिश्रण में पहले क्या है, स्प्रिट और पानी है, वो है 20 केजी। तो देखिए पहले 20 केजी स्प्रिट और पानी है और बाद में क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो पानी मिलाया जा रहा है तो पहले स्प्रिट की जितनी मात्रा थी बाद में भी उतना ही स्प्रिट की मात्रा रहेगी, यानी पहले जितना स्प्रिट था बाद में भी उतना ही स्प्रिट रहेगा। तो स्प्रिट बराबर स्प्रिट लिख रहे हैं। तो पहले स्प्रिट कितना था आपका 20 का कितना, 20 केजी में पानी कितना था आपका 10% पानी था। तो 10% पानी था तो स्प्रिट कितना था 90%, यानी 20 का 90% ये बराबर होगा, मान लेते हैं कि बाद में x लीटर पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा क्वांटिटी 20 + x, और बाद में पानी कितना परसेंट है 25%, तो स्प्रिट कितना होगा 75%। तो 20 + x का 75%। मैंने इसमें क्या किया कि देखिए इसमें पानी मिलाया जा रहा है तो स्प्रिट पहले जितना था बाद में भी उतना ही स्प्रिट रहेगा, स्प्रिट का मात्रा। तो स्प्रिट पहले कितना था 20 का 90%, चूंकि 10% पानी था तो 90% स्प्रिट था, और बाद में अगर x लीटर पानी मिला रहे हैं तो 20 + x का कितना, पानी है 25% तो स्प्रिट होगा 75%। देखिए 100 से 100 कट जाएगा और ये 5 से कटाएंगे तो 15 × 5 = 75 और ये 18 × 5 = 90। तो 18 दूनी 18 × 20 करेंगे तो 360, ये बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 और प्लस 15x, क्लियर है। अब 360 में से 300 घटाइएगा तो 60, 60 बराबर कितना हो जाएगा 15x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/15, ठीक है। तो 60/15 कीजिएगा, ठीक है। तो 60/15 कीजिएगा, यानी कि 4 लीटर जो है 4 केजी पानी, 4 केजी पानी इसमें मिलाया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य और विक्रय मूल्य, मूल्य का मतलब ये सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है 10:11 दिया हुआ है। क्रय मूल्य अगर 10 यूनिट है तो विक्रय मूल्य कितना है 11 यूनिट है। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, देखिए सीपी अगर 10 यूनिट है तो एसपी कितना है 11 है, तो लाभ कितना है 1, और लाभ किससे निकालते हैं सीपी पे निकालते हैं। परसेंटेज में प्रतिशत निकालना है कि लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो परसेंट लाभ बराबर कितना होता है, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट
और बटा में CP इंटू 100। क्लियर है? तो आप 1/10, ठीक है, एक का लाभ हो रहा है किस में, 10 में, तो 1/10 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10% आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है कि अविनाश, भुवनेश और चमन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अविनाश उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। देखिए ये अल्टरनेट वाला टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अविनाश है और मान लीजिए कि भुवनेश है और ये चमन है सी। ये कितना दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में काम कर रहा है, ये 30 दिन में काम कर रहा है और ये 60 दिन में काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो काम मैंने बताया था कि टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, 20, 30 और 60 का, तो आपका हो जाएगा 60 यूनिट। ये टोटल वर्क आपका हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे ए का इफिशियंसी टोटल वर्क को डे से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 60/20 यानी 3, और बी का इफिशियंसी 60/30 करेंगे तो 2, और सी का इफिशियंसी 1 यूनिट। देखिए अल्टरनेट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अविनाश जो है डेली काम कर रहा है, अविनाश को उस काम को पूरा करने में कितना दिन टाइम लगेगा यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। यानी फर्स्ट दिन काम करता है तो अकेले अविनाश काम करता है, दूसरे दिन भी काम करता है तो अकेले अविनाश काम करता है, लेकिन तीसरे दिन अगर ये काम करता है तो ये तीनों मिलकर काम करता है, A + B + C, अविनाश, भुवनेश और चमन। देखिए पहले दिन अगर अविनाश काम करेगा तो अविनाश का इफिशियंसी कितना है बाबू, अविनाश का इफिशियंसी है 3, यानी 3 यूनिट काम करेगा। दूसरे दिन भी काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन काम करेगा तो 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट काम हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिल जा रहा है। तो हम 3 दिन का यहाँ पे अल्टरनेट लेंगे तो आप कहोगे कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है। 3 दिन में आपका काम हो रहा है 6 3 9 10 11 12 काम हो रहा है, 12 यूनिट जो है काम हो रहा है। आपको टोटल कितना यूनिट काम करना है, 60 यूनिट काम करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कितना से मल्टीप्लाई करें कि 60 हो जाए, क्योंकि टोटल आपका वर्क कितना है 60 है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 5 = 60। क्लियर है? यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन आ गया तो 15 दिन में कितना काम होगा, 15 दिन में 60 काम होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हाँ क्वेश्चन नंबर 19 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 1/, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/, 1 + cot स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आपका ऑप्शन न्यूमेरिकल में रहता है तो हम क्या करते हैं, थीटा का कुछ वैल्यू रख लेते हैं। थीटा का वैल्यू मान लीजिए कि हम 45 रख देते हैं। थीटा का वैल्यू अगर हम 45 रखते हैं, वैल्यू ऐसा रखेंगे कि इसका वैल्यू जो है एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि थीटा का मान ऐसा रख लीजिए कि 1/0 आ जाए और इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 और cot 45 का भी वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप कहोगे कि अगर हम 45 रखें तो 1/1 + 1 यानी 2 हो गया, और यहाँ पे भी 1/1 + 1 यानी 1/2, और 1/2 और 1/1 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मैंने इस क्वेश्चन में कहा कि थीटा का कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो थीटा का वैल्यू हमने क्या लिया, 45 लिया। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और cot 45 का भी वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे भी 1/2, और 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1। देखिए अगर इसको मेथड से बनाइएगा तो आप इस तरह से कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका था कि 1/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, देखिए tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/में tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो देखिए 1/में 1 + tan स्क्वायर थीटा इसी तरह से छोड़ देते हैं, और cot को tan में चेंज करते हैं,
तो कॉट को tan में चेंज करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 बटा में tan स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा में tan स्क्वायर थीटा, इसी तरह से छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा आएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इस tan स्क्वायर थीटा को हम ऊपर में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर भी है और इधर भी है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में भी हो जाएगा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम चीज है, कट जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ऐसे भी आप बनाइएगा जनरल मेथड से तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 0 है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 0 है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 बटा में a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, फिर 1 बटा में कितना a प्लस सी है इंटू बी प्लस ए है, और प्लस 1 बटा में c प्लस ए और c प्लस बी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं इसके पहले वाला क्वेश्चन में बनाया कि a का वैल्यू आप मान सकते हो कुछ भी, जैसे a का वैल्यू आप मान लो 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना -2। इस तरह से वैल्यू मानना है कि तीनों का सम कितना 0 के बराबर होना चाहिए। इसके बाद फिर a और b और c का वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। लेकिन देखिए हम इसको मेथड्स बनाते हैं, अगर इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आप एलसीएम इसका हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा a प्लस बी प्लस सी है तो आपका बचेगा कौन सा c प्लस ए, तो ऊपर में हो जाएगा c प्लस ए, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसमें कौन सा टर्म नहीं है a प्लस बी प्लस सी नहीं है तो b प्लस सी ऊपर हो जाएगा, और इसमें क्या है a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी होगा यहाँ पे, तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 2a 2b और 2c, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और नीचे में ये टर्म लिखेंगे सेम टू सेम। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 0 कीजिएगा तो 2 इंटू 0 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ वैल्यू पुट करके भी बनाते a का वैल्यू कुछ भी ले लेते, ठीक है, बस ऐसा अरेंज करते कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2 रखते, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर ही आएगा। आप लोग करके इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में।